हेलमी छिनारा ब्यास के तनको नहीं खेलाज। सही बात है। आजकल का जो ब्यास है सब माइक ले रहा, भोय भोय कुछो के कुछो गा दे रहा है सब। झेलम ई छिनरा ब्यास के तनको नहीं खेला। ब्यास है गाना उना गाने वाला, तो वह सब आशिक थोड़ा आशिक टाइप का होता ही है। देखो इसमें भी 9 है तो 9 से 9 मिला दे है कि नहीं। माही घर पर ताजा नरम साबुदाना लाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। महान कृष्णा दागो कावेरी को, महान कृष्णा दागो कावेरी को। आइए अब हम सब जाने अपवाह तंत्र या अपवाह स्वरूप। जी हाँ दोस्तों, ये चैप्टर कमाल का चैप्टर है और इसे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल जो है भर भर कर पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना है, देखना है और सुनना है। तो अपवाह स्वरूप ड्रेनेज पैटर्न या अपवाह तंत्र ड्रेनेज नेटवर्क। अपवाह का इंग्लिश होता है ड्रेनेज, ठीक है। तो अपवाह का मतलब क्या है, अपवाह शब्द का अर्थ क्या है? तो अपवाह शब्द का अर्थ है जल प्रवाह से, पानी के बहाव से, ठीक है। फर्स्ट तो ये जाने कि अपवाह का मतलब पानी का बहाव, जल का प्रवाह, ठीक है। अपवाह तंत्र मान लीजिए किसे कहते हैं, तो जल के एक निश्चित धारा में प्रवाह को अपवाह कहते हैं। कभी कहा कि पानी के बहाव को, जो धारा होती है पानी की, तो जल के एक निश्चित धारा में प्रवाह को क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। एक निश्चित धारा में पानी जो है बह रहा है, तथा धाराओं के तंत्र या नेटवर्क को अपवाह तंत्र कहते हैं। एक प्रश्न आता है अपवाह द्रोणी क्या है, तो कह रहा है एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी यानी बेसिन कहा जाता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसमें, उसको अपवाह द्रोणी कहते हैं। नदी द्रोणी रिवर बेसिन, बड़ी नदियों का अपवाह क्षेत्र, यानी बड़ी नदियों का जो होता है उसको हम लोग अपवाह क्षेत्र, बड़ी नदियों का अपवाह क्षेत्र नदी द्रोणी कहलाता है। और छोटी नदियों का अपवाह क्षेत्र जल संभर कहलाता है, वाटर सेट। यही अंतर है नदी द्रोणी में और जल संभर में। तो नदी द्रोणी का मतलब हो गया बड़ी नदियों का अपवाह क्षेत्र, और जल संभर का मतलब हो गया छोटी नदियों का अपवाह क्षेत्र। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन अमेजन नदी की है। बहुत बिग प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन नदी किसकी है, तो अमेजन नदी की है, ठीक है। विविध क्षेत्रों से आने वाली छोटी छोटी जलधाराएं आपस में मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। आप जानते हैं कि बहुत सारी नदियों की सहायक नदियां होती है, उसमें एक नदी में कहीं किधर से आकर कहीं इधर से कहीं इधर से आकर बहुत सारी नदियां जो है मिल जाती है। मिलने के बाद क्या कर लेती है, एक बड़ी नदी का निर्माण कर लेती है। सब नदी के पानी आके एक जगह कोई इकट्ठा होता तो बड़ा नदी हो जाती है, ठीक है ना। ये अब हम सब जाने भारत का नदी तंत्र। तो भारत के नदी तंत्र को मुख्यतः 2 भागों में बांट दिया गया है, एक हिमालय नदी तंत्र और एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। कहीं कहीं पर एक और अंतःस्थलीय नदी तंत्र मैं बताता हूं, लेकिन ये मुख्यतः 2 ही होते हैं, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हिमालय नदी तंत्र, हिमालय से जो नदियां निकलती है उसको हिमालय नदी तंत्र कह सकते हैं। हिमालय नदी तंत्र में आपको सिंधु नदी तंत्र आ जाएगा, गंगा नदी तंत्र आ जाएगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आ जाएगा। अब नदी तंत्र सब में क्यों क्यों कह रहे हैं जी, क्योंकि अब सिंधु अकेले नहीं है, इसमें भी बहुत सारी नदियों का नेटवर्क है। नेटवर्क किसको कहते हैं, उसमें जो कुछ आके जुड़े। तो सिंधु में भी बहुत सारी नदियां आकर जुड़ती है, तो इसलिए इसको सिंधु नदी तंत्र कहा जाएगा। बारी बारी से हम सबका अध्ययन करेंगे, सिंधु नदी तंत्र का, गंगा नदी तंत्र का और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का।
हिमालय के जो नदियां होती है इनकी एक खासियत होती है कि ये 12 मासी होते हैं, यानी सालों भर इसमें जो है पानी जो है चलता रहता है, क्योंकि ये हिमालय से निकलती है। वहां पे जो बर्फ है, बर्फ जमते पिघलते रहते हैं और ये चलते रहता है, और बारिश होता है तो पानी होता ही होता है। तो इसको 12 मासी नदियां भी कहा जा सकता है। उसी तरह प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, तो प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां निकलती है उसमें है एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, अब पूरब की ओर बहने वाली नदियां पश्चिमी घाट से प्रायद्वीपीय पठार के, और एक अंतःस्थलीय नदी तंत्र है, एकमात्र नदी है जो लूनी, ये राजस्थान की एकमात्र नदी है, पहले भी मैं बताया हूं। ये क्या होती है कि ये समुद्र में जाकर नहीं गिरती है, एक कक्ष के रन में ही खत्म हो जाती है, इसलिए इसको अलग रख दिया गया है। तो सवाल उठता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। हम माही घर पर ताजा नरम साबुदाना लाना, हो माही घर पर ताजा नरम साबुदाना लाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। तो इसका मतलब जानेंगे, माही, माही एक नदी है, आ घर यानी घर, आ ताजा इसमें का जा हटा दीजिए तो तापती, और नरम में कुछ नहीं दा जोड़ दिए तो नर्मदा हो गया। साबुदाना इसको हटा दो, इसको हटा दो तो साब हो गया, जैसे साब कहोगे आपके मुंह से निकल जाएगा साबरमती, ठीक है। लाना यानी लूनी, एक लूनी को छोड़कर ये बाकी जो सारी नदियां है अरब सागर में जाकर गिरती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, तो ये जो ट्रिक याद किया उसमें से लूनी को हटा देना, बाकी अरब सागर का हो जाएगा। एक और इसकी खासियत है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है ज्वारनद मुख बनाती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां क्या बनाती है, ज्वारनद मुख, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। उसी तरह से अब पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं, पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन पूरब की ओर बहने वाली नदी है, तो इसके कुछ लिस्ट है जो मैं आपको लिख दिया हूं, तो इसका भी ट्रिक है, मैं बता ही देता हूं। महान कृष्णा दागो कावेरी को, महान कृष्णा दागो कावेरी को, महान हमें सिर्फ द जोड़ दीजिए ना, तब महान नदी हो गया। कृष्णा, दा से दामोदर, जैसे कहोगे दामोदर पढ़बे किए दामोदर नदी, गो से गोदावरी, कावेरी पूरब में यानी बंगाल की खाड़ी में, तो महान कृष्णा को दागो कावेरी पूरब में, बस ये याद कर लेंगे। और अभी बताया कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, तो ठीक है। ये अब हम सब जाने सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी तंत्र सिंधु और पंचनद नदियों से मिलकर जो है ये बना है सिंधु नदी का तंत्र। तो पंचनद में आपको बताया हूं कौन कौन सी नदियां हैं। ब्यास, सात, चेला, झेल सिंधु नदी के तट पर। तो ब्यास है, सतलुज है, चिनाब है, रावी है और झेलम है। तो ये 5 नदियां और सिंधु मिलकर एक नेटवर्क बनाती है जिसको हम लोग कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिंधु के ही बारे में। तो सिंधु नदी दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। पूछा जा सकता है कि किस नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, तो दमचौक, तथा चिलास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी बोखरचू हिमनद के समीप तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर, ये कहां से इसका उत्पत्ति है, मानसरोवर
सरोवर है कहाँ? तिब्बत में। निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत के लद्दाख में ये प्रवेश करती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है लगभग, ठीक है। भारत में सिंधु की लंबाई 1114 किलोमीटर है भारत में, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी बहती है नदी। तो मानसरोवर से लेकर और जो अरब सागर तक गिरती है जाकर, तो ये टोटल 2900 किलोमीटर, लेकिन जो भारत का में इसकी लंबाई जो है 1114 किलोमीटर, ये भी पूछा जाता है। पंचनद का संयुक्त जल, यानी जो सिंधु में जो 5 नदियां है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज की संयुक्त जल जो है पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलता है। पठानकोट मत याद कर लेना, पठानकोट अपने इंडिया में ही है। मिठानकोट। सिंधु का अंग्रेजी नाम इंडस है, इंडस, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम कोई कहे तो सिंधु का प्राचीन नाम सिंधु ही है। बाकी आगे पढ़ेंगे वो सब, झेलम का, रावी का प्राचीन नाम क्या था, लेकिन सिंधु का प्राचीन नाम सिंधुए ही था, ठीक है। उत्तर से दक्षिण में क्रमानुसार सिंधु की सहायक नदियां हैं। जी हां दोस्तों, आपसे एक कंपैरिजन में पूछा जाता है कि इसको सुमेलित कीजिए कि उत्तर से दक्षिण में क्रमानुसार, क्रम के अनुसार सिंधु की सहायक नदियां है। तो ये सबसे जो है नदी है झेलम है सबसे उत्तर में, उसके बाद आपको चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। जी हाँ दोस्तों, ऐसे याद तो करोगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसको भूल जाओगे। तो इस भूलने की बीमारी को दूर करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। झेलमी छिनारा ब्यास के तनको नहीं खेलाज। सही बात है, आजकल का जो ब्यास है सब माइक ले रहा, भोए भोए कुछो के कुछो गा दे रहा है सब। तो झेलम ये कह रहा है, हे झेलम ये छिनरा ब्यास के तनको नहीं खेलाज, कोई शर्म नहीं है। तो झेलम छिनरा, तो छी छ को च कर दो, च में कहना छ है, एक स्टेप है ना, चल जाओ, च छ च में चल जाओ। तो जैसे चीन कहोगे तुम्हारे मुंह से निकल जाएगा चिनाब, और रा से रावी, अब ब्यास तो पूरा है ही, और लाज से हो गया यहाँ सतलज। तो इस ट्रिक को याद रखना। आइए अब हम सब जाने सिंधु के सहायक नदियों के प्राचीन नाम। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। झेलमी छिनरा ब्यास के तनको नहीं खेला, सिकी में पुरुषैनी बिपाशा शत्रुदी के साथ। इस तरह लिख लेना है, इसको याद कर लेना। अब देखो मजा आएगा। बीता से बीतास्ता, आशिकी से अशिकनी, पुरुषैनी, बिपाशा शत्रुदी। समझ में आया? कुछ व्यास है गाना वाना गाने वाला, तो वह सब आशिक, थोड़ा आशिक टाइप का होता ही है। तो बीता इसका आशिकी में, पुरुषैनी, बिपाशा शत्रुदी के साथ। अब यहाँ देखिए थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। गोवर्धन, यहाँ स है, यहाँ भी त है, तो शत्रुदी आ जाए तो सतलज का शत्रुदी तो इसके नामे से हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज हो गया, लज के जगह द्री हो गया है, नहीं हो गया है। और बिपाशा ब्यास में भी दंत सबा, एवं में दंत सबा। अब रहा याद करने के लिए रावी, तो देखो ना, हमको भी तो लगता है इसमें भी र है, दे रबा, तो र से र मिला दो, और सत से सत मिला दो, स से स मिला दो, हो गया। अब ये चिनाव, यही थोड़ा सा अलग है। तो आशिकी यानी अशिकनी, ठीक है। अब देखो इसमें भी न है, तो न से न मिला दे है कि नहीं। अब झेलम, इसमें हम अब कुछो नहीं मिला सकते हैं, तो बीतास्ता,
तो ठीक है,